तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारक देता हूँ, सब सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को। और दूसरा, ये आने वाला साल आप सबके लिए एक शुभ घड़ी लेके आए, अच्छी खबरें लेके आए, आपका जीवन सुख सुंदर बने, ये मेरी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना है। और दूसरी, मैंने एक आपसे विनती करनी थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ, वो जो कॉमन कोल्ड होता है मौसम बदलने से, एक सर्दी नज़ला ज़ुकाम जिसको बोलते हैं, उससे मैं सफ़र कर रहा था। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको रोक के रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन मैं गैर हाज़िरी नहीं लगानी चाहता था आपकी क्लास में, इसलिए उसको उसके साथ जूझते हुए भी मैंने इतने दिन ये एपिसोड बनाने जारी रखे। अभी भी शायद 2-3 दिन और लगेंगे ठीक होने में, तो मेरे साथ आप भी बर्दाश्त कीजिए। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह, और 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आपकी दुआएं मेरे साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के साथ जारी रखेंगे हम लोग। कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। रमेश शर्मा, एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटर, मास्टर कॉनमैन, सिस्टम का फ़ायदा कैसे उठाना है ये वो शख्स बहुत अच्छी तरह जानता था। अब बात करेंगे कि दाऊद इब्राहिम जैसे आदमी से भी इस आदमी ने पंगा लिया 1980 में। उसकी भी एक बैकग्राउंड थी। उस समय पे दाऊद अंडरवर्ल्ड में तो भले इतना नाम नहीं हो, लेकिन स्मगलिंग के फील्ड में बहुत एक्टिव था। एमरजेंसी के बाद जब हाजी मस्तान को जेल में डाला गया, मीसा गेम डिटेन किया गया और बहुत सारे स्मगलर, बड़े बड़े क्रिमिनल डिटेन किए गए, तो वहाँ पे एक लाइन लगी होती थी दिल्ली में बदमाशों की कि प्लीज़ हमें आप मीसा के नीचे डिटेन मत कीजिए, हमें जेल में मत भेजिए, हम आगे से कोई बुरा काम नहीं करेंगे। उन दिनों में जो सबसे मोस्ट पावरफुल आदमी था, इंदिरा गांधी के बाद दूसरे नंबर का जो कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर गिना जाता था, उनका नाम था जी.के. मूपनार। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनके खास दोस्त थे मुंबई में वरदा राजन मुन्ना स्वामी मुरलियार, वरदा भाई, ये मूपनार के बहुत खास दोस्त थे। तो रमेश शर्मा क्योंकि कांग्रेस का सेक्रेटरी था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बैठता था, तो उसकी मूपनार से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। मूपनार वरदा राजन का दोस्त होने के नाते उसी चक्कर में रमेश शर्मा मूपनार के थ्रू वरदा के क्लोज आया, करीब आया। तो मुंबई में जब वो रहने के लिए आया तो वरदा राजन की काफ़ी मदद उसको मिली। तो उस शख्स ने ऐसा ऐसा अपने रिलेशंस का, वरदा की जो उस समय पे दहशत थी मुंबई में, उसका फ़ायदा उठाते हुए वही काम करने शुरू किए जो वरदा राजन करता था। ज़मीनों पे अवैध कब्जा करना, लोगों के फ्लैट काबू करना, किसी की दुकान मकान काबू करना। तो उसी किस्म का जो पहला बड़ा कारनामा था, छोटे मोटे कारनामे कई रमेश शर्मा तभी कर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा किया मुंबई के उस ज़माने के सबसे पॉश इलाके जुहू बीच पे एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा था। उसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। एक साइड में हॉलिडेन होटल, उसके साथ लग के दूसरा 5 स्टार होटल था सन एंड सैंड। सन एंड सैंड के साथ जुड़ा हुआ एक उसका छोटा विंग था, छोटा होटल था, वेस्ट व्यू करके, जो वेस्टलैंड कुछ ऐसा नाम था, छोटा सा होटल था एक। उन दोनों के बीच में एक 2 गाड़ियां निकलने का छोटा सा रास्ता था जो उस खाली प्लॉट की तरफ जाता था। एक तरफ समुंदर, एक तरफ 5 स्टार होटल और एक तरफ एक छोटा होटल। और वहाँ से एक चोर गली जिसको बोलते थे, वो लेन जाती थी सीधा फिरोज़ खान और संजय खान के घर की तरफ। वहाँ से निकल के वो जहाँ पे दारा सिंह का बंगला था, उस रोड पे जाके मिलती थी। तो बहुत सेंट्रली लोकेटेड वीआईपी एरिया, समुंदर का किनारा,
और इतना बड़ा तकरीबन 1.5-2 एकड़ का खाली प्लॉट जिसमें इसके पेड़ लगे हुए थे, काफ़ी सारे डिफरेंट फ्रूट्स के, कोकोनट के ट्रीज थे वो ज़्यादा थे। तो उस प्लॉट पे रमेश शर्मा ने निगाह रखी कि ये इतने खूबसूरत एरिया में इतना प्लॉट खाली, बड़ा प्लॉट खाली कैसे पड़ा है। तो इस आदमी ने थोड़ी तिकड़म लड़ा के अपने लोगों को साथ लेके उस पर अवैध कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आती है। वो प्लॉट जो था वो लोकल एक पुराने मरहूम एक फिल्म निर्माता निर्देशक का था। वो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो पूरी कंफर्मेशन नहीं है। तो वो निर्माता निर्देशक ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें काफ़ी उसको नुकसान हुआ। उसमें जितने लोग काम करते थे उनको उनकी पेमेंट नहीं दी गई, लेकिन उसने वो लैब लेटर के थ्रू जो प्रॉमिस किया था सब एक्टर टेक्नीशियंस के साथ, तो उन लोगों ने वो लैब लेटर पे साइन कर दिया कि आप पिक्चर रिलीज़ कर सकते हो। और उसके एवज में उसने सब लोगों को वो प्लॉट लिख के दे दिया, जो कोई 10-12 लोग थे, कि ये प्लॉट बेच के आप अपना अपना पैसा ले लेना। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो आज भी जो जिंदा हैं सुपरस्टार वो भी थे। एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, इलेक्ट्रिक जो उनका पूरा इलेक्ट्रिक का जिसने जनरेटर वगैरह सप्लाई किए थे वो था। तो ले देख के वो प्लॉट उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कोई 10-12 लोगों के नाम पे कर दिया। अब ये बहुत ट्रिकी मामला था। तो इतने लोगों का एक प्लॉट का ओनर होना और फिर उसको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना, ये एक काफ़ी लंबी लीगल सरकारी प्रोसेस थी। उसको करते करते कई साल लगे। लोगों को लगा कि इस प्लॉट का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। जो नॉन मालिक था उसकी डेथ हो चुकी थी। तो बहुत से लोगों की निगाह थी उस प्लॉट पे। तो लेकिन दाऊद के जो लोग थे, जो हाजी मस्तान के बाद दाऊद ने जो स्मगलिंग का कारोबार संभाला और बहुत ज़ोर से काम किया, उसमें वो प्लॉट बहुत काम आता था। समुंदर के उस किनारे बोट उतर थी, वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का बहुत बड़ा गांव है। उस गांव के 2 लोग बहुत मशहूर हुए थे एज लैंडिंग एजेंट हाजी मस्तान के टाइम से। उनका नाम था रॉबर्ट एंड बस्ताओ। ये 2 भाई थे, क्रिश्चियन थे, बड़े हट्टे कट्टे तगड़े थे और मेरा उनसे काफ़ी वास्ता रहा है। मैंने जिक्र भी किया है, जब हॉलीडे इन में मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उनके साथ मेरे भी कई बार पगे पड़े, लेकिन बाद में दोस्ती हो गई। तो वो लोग वहाँ पे स्मगलिंग का माल उतारा करते थे और वहाँ पे बोट खाली करके, वो जो मैंने आपको पहले रास्ता बताया, टोपोग्राफी इसीलिए बताई थी कि वो छोटे गेट से समुंदर से अंदर ला के या तो सन एंड साइन की तरफ से, हॉलीडे की तरफ से टैक्सियों में रख के, टेम्पू में रख के निकाल दिया जाता था, जहाँ वो चोर गली से बाहर निकाल देते थे जो संजय खान फिरोज खान के घर की तरफ जाती थी। तो वो लोकेशन के लिए वो प्लॉट बहुत इम्पोर्टेंट था इस स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ के लिए। एक खुली जगह मिलती थी सामान रखने के लिए, लोगों के इंतज़ार करने के लिए। तो खैर, तो रमेश शर्मा ने अपने आदमी, जो उसका तरीका होता था, 8-10 आदमियों को वहाँ पे बैठा दिया। एक बाबा को भी बैठा दिया, एक साधु बना के छोटा सा मंदिर बना दिया, और एक जोगी सा पकड़ के कहीं से उत्तर प्रदेश से ले आया और उसको बैठा दिया वहाँ कि ये तो इनका प्लॉट है बाबा का, ये मंदिर का, ट्रस्ट का। ऐसा करके हवा फैला दी और एक बोर्ड लगा दिया कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इसमें कोई एंटर करने की हिम्मत नहीं करे। तो वहाँ पे गेट लगा दिया सन एंड सैंड के और दूसरे होटल के बीच में। तो ऐसा करके जब दाऊद को मालूम पड़ा, रॉबर्ट बस्ताओ ने जब दखल देने की कोशिश की, तो इसका वर्धा भाई के साथ लिंक था। इसने वर्धा भाई को बोला कि ये लोग मुझे तंग करते हैं। वर्धा ने उनको डांट के चुप करवा दिया, जूहू वालों को, रॉबर्ट बस्ताओ को। तो बात पहुंची दाऊद तक। ये 82 की बात करते करते 82 आ गया। 81 में दाऊद के बड़े भाई की हत्या हो गई होती है और दाऊद अपने उस भाई का बदला लेने के लिए उसकी तैयारी में लगा होता है। तो उन्हीं दिनों में रमेश शर्मा की ये खबर उसको मिलती है। गुस्से में पहले ही था, उसने अपने आदमी भेज के
रमेश शर्मा की अच्छी तकड़ी पिटाई करवा दी और ये आदमी डर के बम्बई छोड़ के भाग के 1982 में दिल्ली आ गया। लेकिन अपनी कार्रवाइयाँ नहीं छोड़ी इसने। उस प्लॉट का जो कब्जा था वो नहीं छोड़ा। इसके भाई, इसके जो आदमी थे वो, और वो बाबा बहुत साल वहाँ पे बैठे रहे। करते करते आपको मालूम है 93 में ब्लास्ट हुए, उसके पहले दाऊद 84 में दुबई चला गया। वो मामला लटता लटता आज तक वो प्लॉट का मालिक कौन है किसी को पता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ इस आदमी की आप हिम्मत देखिए कि दिल्ली में बैठ के मुंबई में वर्धा से के साथ मिलके दाऊद से टक्कर लेके भी इसने मुंबई में प्रॉपर्टी हथियाने का काम नहीं छोड़ा। अब जो इसको अच्छा लगने लगा था, प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा थी, इस आदमी ने एक और बंगले पे निगाह रखी और वो बंगला भी बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड था। आपने सुना होगा सनी देओल का एक ऑफिस कम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसका नाम है सनी साउंड। तो सनी साउंड समुंदर के किनारे पे एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे इसके रिकॉर्डिंग रूम्स, एडिटिंग रूम्स, ऑफिसेज, रहने के 3-4 कमरे। तो वो बहुत प्यारी इमारत बनी हुई है सनी साउंड के नाम से। सनी साउंड के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप कहीं उस गली में जाओ जुहू पे, तो एक आपको बोर्ड लगा दिखाई देगा शर्मा हाउस। अब वो यही रमेश शर्मा ने उस बंगले पे अवैध कब्जा किया हुआ है पिछले 40 साल से। इस आदमी ने क्या किया, वो एक कोई नेवी के ऑफिसर थे। वो उनका कभी बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो जाता था, कभी कलकत्ता चले गए, कभी केरला, कभी विशाखापट्टनम। तो उनका एक केयर टेकर उस बंगले में रहा करता था। तो इसको रमेश शर्मा को कहीं से खबर मिल गई कि उस इतने बड़े बंगले में अकेला आदमी रहता है और वो जो मालिक है वो तो घूमता फिरता रहता है। इसने अपने आदमी भेज के, 4 आदमी भेज के, उस आदमी से पहले तो उसको बेवकूफ़ बनाया कि हम 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे तो हमसे किराया ले लेना। उसको थोड़ा लालच हो गया, मालिक तो कभी आता नहीं, तो बहुत कम आता था, तो वो थोड़े थोड़े पैसे लेके 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो अपने जो कमरे थे बंगले के वो रेंट आउट करने लग गया। करते करते वहाँ पे कुछ लोग परमानेंट रहने लग गए। वो सब रमेश शर्मा की चाल थी। तो इस आदमी ने 1.5 साल के अंदर अंदर उस बंगले के ऊपर कब्जा कर लिया। उस केयर टेकर को निकाल के अपना केयर टेकर रख लिया और कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दिया कि ये बंगला मैंने खरीद लिया है मिस्टर सो एंड सो से, और अगर वह कोई दखल देता है तो उसको रोका जाए। तो एक वो कोर्ट से ऑर्डर लेके रख लिया कि इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट की मर्जी के बिना। दूसरा बंगला काबू कर लिया। अब लालच और आया। आप देखिए कि इतनी हिम्मत थी उस आदमी में कि किसी की परवाह नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि उसकी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से अच्छी थी, कानून का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छी तरह जानता था। बांद्रा एक उसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एरिया है, पॉश एरिया है। वहाँ पे एक यूनियन पार्क लोकेलिटी है जिसमें बहुत सारे फिल्म एक्टर्स रहते हैं। वहाँ पे प्राण साहब का बंगला है बहुत बड़ा। अभी तो वहाँ पे नारायण राणे जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बंगला वहाँ बना लिया। प्राण साहब का बंगला भी तोड़ के बिल्डिंग बन गई। उस ज़माने में बंगले थे सब। वहीं पे विजयनाथ का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था। तो काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग उस यूनियन पार्क एरिया में रहते थे, पाली हिल, बांद्रा। उसी में एक सरदार जी का बंगला था, चावला भाई। उनका जो दामाद था आचा आनंद, वो चेतन आनंद जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजयनाथ, देवानंद, चेतन आनंद, इनका भांजा था। लेकिन क्योंकि आनंद फैमिली से था तो इसलिए अपना सरनेम उसने माँ वाला रख दिया आनंद, बाप वाला सरनेम नहीं रखा। नाम तो उसका सिद्धार्थ आनंद था, लेकिन सिद्धार्थ था लेकिन वो आचा आनंद के नाम से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हुआ। काफ़ी साल उसने नवकेतन में काम किया देवानंद की फिल्म से। उसके बाद वो राजेश खन्ना मेरे मित्र, उनका सेक्रेटरी रहा काफ़ी देर, उनके कार वाले ऑफिस में ऑपरेट करता था। तो मेरी उससे कई कारणों से दोस्ती थी। एक तो चेतन साहब का भांजा था, वो रिलेशन था।
एक राजेश खन्ना का सेक्रेटरी रहा इतने साल, वो रिलेशन था, और बाकी कुछ कॉमन फ्रेंड थे। और जो उसने जो लव मैरिज की थी वो चावला जी की बेटी से की थी। और चावला जी जो थे वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, बगले पे पूरी फैमिली, और ग्राउंड फ्लोर उन्होंने कुछ लोगों को किराए पे दे देते थे। एक का पीरियड ख़त्म हुआ तो दूसरे को दे देना। तो रमेश शर्मा ने उस बंगले पे निगाह रख ली कि ये बंगले को लेके इसको रीडेवलपमेंट करेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। तो इसने एक नई आई फिल्म इंडस्ट्री में लड़की, एक जो हीरोइन बनने आई थी, एक फिल्म उसने की थी, वो फ्लॉप हो गई थी। इसने उस लड़की को वहाँ पे किराए पे जगह लेके दे दी, चावला जी के बंगले पे, सरदार जी के। और वो लड़की ने ऐसा ऐसा करके वहाँ 3-4 और लड़कियाँ आ गई, और वहाँ पे अजीब सा धंधा शुरू कर दिया उन्होंने वहाँ से। और चावला जैसी रिस्पेक्टेड फैमिली वो परेशान कि उसके घर में ये क्या हो रहा है नीचे। और जब उन्होंने वो घर खाली कराने की कोशिश की तो रमेश शर्मा ने 2 आदमी भेज दिए और 10-12 कुत्ते, बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े साइज़ की डिफरेंट ब्रीड के कुत्ते वहाँ पे भेज दिए, जो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी के चारों तरफ बैठा देता था। और चावला जी का अपने घर में घुसना निकलना मुश्किल हो गया। उनका इतना दम घुटने लगा कि वो अक्सर कहते थे कि इससे तो मर जाना अच्छा है। तो खैर वो, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंड था उनका, तो मेरे पास आए। मैंने वहाँ पे एक राजा सिंह करके एक ट्रैवल एजेंट होता था, उसका भी जिक्र मैंने किया थे एक एपिसोड में। तो राजा सिंह जो था वो दिल्ली में जब रमेश शर्मा होता था, इसके 3-4 खास दोस्त थे जो संजय गांधी के भी खास दोस्त थे, जिनमें एक था राजवीर सिंह, एक था जसबीर, और एक था लंबा सा सरदार जी था, कभी उसका नाम याद आएगा तो आपको बताऊंगा। ये 3-4 उसके दोस्त थे। वो जो लंबा सरदार जी था उसने गोवा की लड़की से शादी की थी, और उन दिनों में दिल्ली से भागा हुआ था किसी केस में। तो मनराज, उसका नाम था मनराज सिंह। तो मनराज अपनी बीवी के साथ एंटोपिल में किराए के मकान में रह रहा था। रमेश शर्मा का दोस्त था संजय गांधी की वजह से। तो मैंने उससे बात की, उसने उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करते थे, रमेश शर्मा से बात की। तो रमेश शर्मा ने कहा कि ठीक है, चावला जी को दिल्ली भेज दो तो मैं इनसे बात करता हूँ। चावला जी ने दिल्ली जाने से, तो रमेश शर्मा ने कहा कि चावला जी को दिल्ली भेज दो, मैं इनसे बात करता हूँ। तो चावला जी क्योंकि रमेश शर्मा के तरीक़ों से बहुत दुखी थे, डरे हुए थे, उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो जो राजा सिंह था वो उस टाइम पे करीम लाला के भतीजे समद खान के टच में था। उसने समद खान से बात की। समद खान ने पता नहीं इस आदमी को, रमेश शर्मा को, फ़ोन पे क्या कहा क्या नहीं कहा। उस दिन के बाद इसकी बोलती बंद हुई। पहले दाऊद से पंगा पड़ा था, डरा हुआ था, अब दूसरा करीम लाला से पंगा पड़ गया, समद खान का फ़ोन आ गया तो और डर गया। और अल्टीमेटली उसने वो जो लड़कियां थी वहाँ पे और कुत्ते वगैरह रखे थे वो सब वहाँ से निकाले, और चावला जी की सांस में सांस आया। तो ये रमेश शर्मा की मुंबई की कहानियाँ हैं। कल आने वाले दिनों में आपको सुनाऊंगा कैसे वो हमारे पुष्पक एयरलाइन के जो मालिक थे, सुरेश बाबू, मेरे पुराने मित्र थे, उनका हेलीकॉप्टर हथिया के दिल्ली में अपने फार्म हाउस में 17 साल तक वो हेलीकॉप्टर रखा। वो कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले दिनों में वो किस्सा भी सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।